Today we're going to talk about the MCQs and MCQs in part 2. ठीक है, पार्ट 2 की थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं. In part 2 of the IELTS paper, number one thing, it's mostly monologue. Monologue का मतलब होता है 1% टॉकिंग. अभी जो हमने पार्ट 1 को सुना है उसमें कन्वर्सेशन थी, 2 people were talking. ठीक है, मोनोलॉग में हमेशा 1% होता है. दैट इज हाउ द पेपर इज सेड. हाँ, इसमें ये हो सकता है कि शुरू में एक आवाज आए जिसमें आप जैसे किसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जैसे मैं कहता हूँ जी, ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल सो एंड सो पर्सन, ही इज गोइंग टू कम एंड ही इज गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो फिर जो दूसरा शख्स आता है आके फिर वो सारी डिटेल्स देते हैं. कहने का मकसद ये है इसके अंदर कि इसके अंदर डायलॉग्स नहीं होंगे, इसके अंदर बेसिकली जो है वो मोनोलॉग चलता है. 1% इज गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन. दूसरी चीज, इसमें जो टॉपिक होता है वो हमेशा पब्लिक ही होता है, या सोशल और पब्लिक होता है. सोशल, और सोशल के साथ मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं पब्लिक. सोशल तो हो गया कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन. पब्लिक का मतलब है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक्चुअली किसी 1% के लिए नहीं होती है, वो सबके लिए होती है. अभी जो हमने पार्ट 1 में टेप सुनी है उसमें जो जॉब के बारे में डिटेल्स दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए है. जिसने जॉब करना है वो उसकी प्रोफाइल को मैच कर रही है, वो सबको सूट नहीं करेगी. तो पार्ट 1 में कन्वर्सेशन आती है, उसमें 2 people टॉकिंग है, टॉपिक सोशल होता है मगर वो पर्सनल होता है, 1% के लिए इंफॉर्मेशन होती है. पार्ट 2 में मोनोलॉग होता है, टॉपिक सोशली होता है मगर उसमें इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है. अब यहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन को सुनेंगे, इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है वो जो भी बात करेगा वो सब लोगों की. जैसे आप हमारे पास आते हैं, हम आपसे कहते हैं जी हमारी 3 क्लासेस हैं, ये टाइम है. वो स्पेसिफिक एक शख्स के लिए नहीं है, जितने लोग आते हैं वो पब्लिक इंफॉर्मेशन. हाँ, अगर आप कहते हैं जी हमने तो 1-on-1 कोचिंग लेनी है, तो फिर उसके लिए जो डिटेल्स होंगी वो सिर्फ आपके लिए होंगी, वो फिर सबके लिए सूट नहीं करेंगी. गुड, ऑलराइट जी. एमसीक्यूज जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इट इज अ कन्वेंशनल स्टाइल एमसीक्यूज. कन्वेंशनल का मतलब है कि आमतौर पे एमसीक्यूज की जब भी स्टूडेंट से बात की जाए उसके जहन में यही वाली पिक्चर बनती है. क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे उसके रेलेवेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, और जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा ऑप्शंस भी चेंज हो जाएंगे. तो here we can see 4 questions and we can see respective options available for every question. We good? ऐसे नजर आ रहा है? ठीक हो गया. Now in the IELTS paper, as they're going to start the part 2, they're going to give you instructions like read questions 11 to 14 and choose the best answer A, B or C. तो इनमें से A की ऑप्शन आंसर बनेगा and then they will give you some time. जो टाइम होता है वो वेरिएशन में है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है. कभी आपको 20 सेकंड्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, कभी 30 दिए जाते हैं, कभी 35, 40, 45, 60 सेकंड्स तक भी चला जाता है. ये एग्जामिनर या टेप में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये आपकी मर्जी से नहीं होगा. गुड, मगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम इस चीज को सीख लेते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस है तो ज्यादा टाइम है, अदरवाइज कम क्वेश्चंस है तो फिर वो ऑब्वियसली कम टाइम देते हैं इसके लिए. ऑलराइट जी. तो स्टाइल इसको पढ़ने का वही है, व्हेन दे गोना से रीड क्वेश्चंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस एज वेल. क्योंकि अगेन टेप में सिंगल चांस है, टेप इज नॉट रिपीटेड इन द टेस्ट. आपने इसकी सारा कुछ पढ़ के अपने आप को रेडी कर लेना है ताकि जब टेप चले तो आपको इसमें से इंफॉर्मेशन समझ आए. एमसीक्यूज में सिर्फ 2 इश्यूज आते हैं कैंडिडेट्स. ठीक है, पहला इशू, कैंडिडेट समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड इन द ट्रांजिशन. उनको टेप में कभी कभी ये पिक नहीं होता कि 11 से 12 की बात शुरू कब हो गई है, 12 से 13 की बात कब शुरू हो गई है. और इसके होने की वजह ये होती है कि जब वो आंसर सुन लेते हैं तो वो एक्चुअली ऑप्शंस में से डिसाइड कर रहे होते हैं ए, बी और सी. क्योंकि उसने तो एक स्टेटमेंट बोल दिया, उसके बाद ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली हो जाती है. हम अभी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, मैं डीएम का वर्ड लिख देता हूँ कि यार आंसर ए है, बी है कि सी है, और वो अगली स्टेटमेंट में अगले सवाल पे चला जाता है. तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि कब 12 आ गया, कब 13 आ गया और कब 14 आ गया. तो टेक्निक यहाँ पर वही है जैसे भी हमने डिस्कस किया कि अगर आप टेप को मैच करेंगे, टेप के साथ साथ चलेंगे,
टी फॉर टेप और एल फॉर लिसनिंग। अगर आपने टेप को पैरेलल सुना, यू आर फॉलोइंग द स्पीकर एज द स्पीकर इज सेइंग अ सेंटेंस, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द एमसीक्यूज। अब ट्रांजिशन कैसे पिक करनी है? ट्रांजिशन के लिए व्हाट दे डू इज, ये जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसमें से कोई एक वर्ड या फ्रेज मोस्टली वो एज इट इज बोल देते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं, एक फ्रेज या एक वर्ड। जैसे 11 में लिखा है द म्यूजियम बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली, तो इसमें हो सकता है म्यूजियम बिल्डिंग या म्यूजियम बिल्डिंग बोल दें, ओरिजिनली का वर्ड बोल दें। द यूनिवर्सिटी यूजेस पार्ट ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग एज, हो सकता है यूनिवर्सिटी का वर्ड बोल दें, एंड मे बी अगेन म्यूजियम बिल्डिंग का वर्ड बोल दें कंफ्यूज करने के लिए। इसी माय डियर फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन के कीवर्ड्स बनाने होते हैं, आई ऑलवेज प्रेफर, और मैं कैंडिडेट्स को हमेशा कहता हूं कि आपने पूरी स्टेटमेंट पिक करनी है, एक वर्ड नहीं पिक करना, क्योंकि एग्जामिनर का बिल्कुल नहीं पता कि इस पूरी स्टेटमेंट में से किस वाले वर्ड को वो बोल दे ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस के कीवर्ड आपको बना देता हूं अभी। टेप को सुनेंगे एक बार फुल गो में, और उसके बाद इसको हम रीडू करेंगे वोकैब मैच के साथ। सो कीवर्ड्स पे आपने फोकस करना है। द म्यूजियम बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली। अब कीवर्ड बनाने का जो एक क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से कि आपने कोशिश करना है कि फ्रेज में पिक करना है, वर्ड वर्ड करके पिक नहीं करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब वो पैराफ्रेज करेंगे तो वो फ्रेज में पिक करते हैं। सिनोनिम करेंगे तो किसी एक वर्ड का दे सकते हैं, इसलिए इसकी कोई शर्त नहीं कि सिनोनिम सिनोनिम करेंगे या पैराफ्रेज करेंगे, वो दोनों करते हैं। सो वी नीड टू पिक अप इन फ्रेज। ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग जो डिक्शनरी में देते हैं, ओरिजिनल, असल, असली। ठीक है, 100% प्योर, ठीक हो गया। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, इस स्टेटमेंट में ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या बन रहा है, असल बन रहा है, क्या बन रहा है? सबसे पहला, एग्री है भाई की बात से? इसका मतलब ये फर्स्ट बन रहा है। सब एग्री हैं, कंसेंट है सबका इस बात पे? गुड, ठीक है। इसको हम इनिशियली भी बोल सकते हैं, फर्स्टली भी बोल सकते हैं। यार आप लोग तो पहले ही रेडी हैं, गुड हो गया। फिर अगले चैप्टर तो चलिए फिर। Actually, the word used in a sentence, IELTS people always are seeking that आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें, ना कि वर्ड्स के लफ्जी मतलब को समझें। कभी कभी उसका लफ्जी मतलब यूज करते हैं, और कभी कभी वो उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे जो ओरिजिनली का वर्ड है वो लिखा इस तरीके से गया है कि ये बिल्डिंग किस मकसद के लिए बनी थी। ठीक है, जब तैयार किया गया था फर्स्ट टाइम इसको, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अ फैक्ट्री, अ प्राइवेट रूम, होम सॉरी, एंड अ हॉल ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अब इन दोनों में ना काफी हद तक जो है कंफ्यूजन के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही रेजिडेंस से रिलेटेड, घर में भी रहते हैं और रेजिडेंस का मतलब भी रहना ही होता है। ठीक है, हाँ, मगर घर में और हॉल में फर्क है। गुड, प्राइवेट में और हॉल ऑफ रेजिडेंस में फर्क है। हॉल ऑफ रेजिडेंस में इसका मतलब है कि प्राइवेट नहीं है, शेयरिंग में है। प्राइवेट मीन्स पर्सनल होता है। इट मीन्स वी हैव टू लिसन केयरफुली, एंड देन वी विल बी एबल टू पिक अप द आंसर। हाँ, अगर फैक्ट्री हुआ फिर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आइल्स के पेपर में वो करेंगे ये, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मोस्ट प्रोबेबली तीनों ऑप्शंस पे बात करते हैं। और जब वो तीनों ऑप्शन से बात करें, इसका सीक्वेंस नहीं होता कोई भी कि ए की बात होगी बी की या सी की, वो किसी भी उसमें सीक्वेंस में जा सकते हैं, बी ए सी बी ए सी बी, ऐसे करके बात कर सकते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमने उसके मुताबिक इसको पिक करना है। क्वेश्चन इज एक्चुअली के व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, मगर लिखा हुआ है द म्यूजियम बिल्डिंग वाज ओरिजिनली। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट यू डू व्हेन यू आर मेकिंग द कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिवर्सिटी यूजेस पार्ट ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग एज। अब इस वक्त बिल्डिंग एक यूनिवर्सिटी के पास है, द यूनिवर्सिटी यूजेस पार्ट ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग। इसको हम लंबा हो गया फ्रेज, इसको यहां पे ब्रेक कर लेते हैं। द यूनिवर्सिटी यूजेस, एक चीज तो आपने ये पिक करना है कि यूनिवर्सिटी यूज कर रही है, कौन से हिस्से को कैसे यूज कर रही है। अब ये जो एस एस का जो वर्ड है कंपेयरिंग के लिए, कि किस हिस्से को किस तरह से यूज कर रहे हैं।
अब हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, टीचिंग रूम्स, लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज। यूनिवर्सिटी की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ये तीनों सेक्शंस होते हैं, रूम्स होते हैं, ऑब्वियसली लाइब्रेरी भी होती है, और एडमिन ब्लॉक में आपके ऑफिसेज भी होते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि तीनों बोल देंगे वो, मगर हमने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द लिसनिंग टेप वो जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो किस हिस्से की बात कर रहे हैं और वो किसको कैसे यूज करते हैं। देन वी हैव व्हाट डज द गाइड से। जब ऐसे है तो से भी हमेशा जाके इसको ब्रेक कर देना है, किसके बारे में, अबाउट द एंट्रेंस फी। ठीक है, दाखिली फीस के बारे में। और ये वाहिद एमसीक्यू है जिसमें काफी लंबा है। अब इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जब आपके पास ऑप्शंस लंबी आ जाएं आई ऑलवेज प्रेफर कि इसको ब्रेक कर लिया करें, क्योंकि फिर इसको पिक करना आसान हो जाएगा। विजिटर्स डिसाइड वेदर और नॉट दे विश टू प्ले। ठीक है, विजिटर्स डिसाइड, क्या डिसाइड कर रहे हैं, वेदर और नॉट दे विश टू पे। बी में लिखा है जी ओनली चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स रिसीव अ डिस्काउंट, एंड लगा हुआ है तो इन दोनों को मिलेगा। और सी में लिखा है जी द म्यूजियम चार्जेस एक्स्ट्रा, किसके लिए, फॉर स्पेशल एग्जीबिशंस। सो इफ यू मार्क द कीवर्ड सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आप इसका आंसर पिक कर लेंगे। एंड फाइनली वी हैव व्हाट आर विजिटर्स एडवाइज्ड टू लीव इन द क्लॉक रूम। व्हाट आर विजिटर्स एडवाइज्ड, किसके लिए, टू लीव इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम हमने पिछले हफ्ते की लिस्टिंग में भी देखा था, रिपीट हो गया, क्या है क्लॉक रूम। ठीक है, आप जब भी बाहर जाते हैं, आप अगर एक्स्ट्रा एक्सेसरी साथ कैरी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बैग्स, रैकसैक्स कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा कोट्स, ओवर कोट्स, आपके अम्ब्रेलास, आपकी कोई वॉकिंग स्टिक, कोई भी ऐसी चीज जो आपने एक्स्ट्रा कैरी की है बाहर जब आप पब्लिक में जाते हैं। मगर आप जब बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं फिर आपको वो चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, वो बाहर सड़क पर चलने के लिए शायद आपको ज़रूरत हो या घर से कैरी करने के लिए। वी गुड। सो फिर आप वो एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो कई बार एक रूम डेजिग्नेटेड होता है वहां पे रख देते हैं। आमतौर पर जैसे स्कूल्स में लॉकर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में लॉकर्स होते हैं, आप बहुत सामान ले आते हैं मगर क्लासरूम में आपको वो सारी चीजें नहीं चाहिए होती, फिर आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के लॉकर में जाते हैं, आप अपनी चीजों को वहां पे पैक करके रख देते हैं और बेसिकली आ जाते हैं। तो वहां पे लॉकर्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्लॉक रूम है, क्योंकि ये हम एक म्यूजियम की बात कर रहे हैं। तो अगेन अगर वन वर्ड वर्ड आंसर है, टू वर्ड्स का आंसर है तो उसको पढ़ लें, कीवर्ड बेशक ना बनाएं क्योंकि वो इजी पिक हो जाता है, मगर लंबी ऑप्शंस आए आई प्रेफर कि आप उसका कीवर्ड बना लें। अब ये जितना काम मैं कर रहा हूँ ये कंप्यूटर टेस्ट के अंदर भी अवेलेबल है, आप उसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, यू कैन मार्क द कीवर्ड्स। गुड, क्योंकि अब हमने कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना। ऑलराइट, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ स्क्रीन को। आई एम गोना प्ले द सेक्शन 11 टिल 14, पूरा प्ले करेंगे, 11 से 14 आपने आंसर्स पिक करने हैं और उसके बाद हम इसको वोकैब मैच के साथ रीडू कर लेंगे ताकि हमारी इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाए। हाँ जी, सब रेडी हैं, ऑलराइट जी, आप फोकस्ड हो जाए, मैं इसके टेप को प्ले कर। This is the. They want some. By the university and then explain a little about. ठीक है जी, टेप प्लेड आपकी। Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone, and welcome to the Museum of Farming Life. I understand it's your first visit here, so I'd like to give you some background information about the museum and then explain a little about what you can see during your visit. So, where we're standing at the moment is the entrance to a large building that was constructed in 1880 as the home of a local businessman, Alfred Palmer, of the Palmer Biscuit Factory. It was later sold and became a hall of residence for students in 1911 and a museum in 1951. In 2005, a modern extension was built to accommodate the museum's collections. The museum's owned by the university, and apart from 2 rooms that are our offices, the university uses the main part of the building. You may see students going into the building for lessons, but it's not open to museum visitors, I'm afraid. It's a shame because the interior architectural features are outstanding,
especially the room that used to be the library. Luckily, we've managed to keep entry to the museum free. This includes access to all the galleries, outdoor areas, and the rooms for special exhibitions. We run activities for children and students, such as the Museum Club, for which there's no charge. We do have a donation box just over there, so feel free to give whatever amount you consider appropriate. We do have a cloakroom if you'd like to leave your coats and bags somewhere. Unlike other museums, photography is allowed here, so you might like to keep your cameras with you. You might be more comfortable not carrying around heavy rucksacks, though keep your coats and jackets on as it's quite cold in the museum garden today. Before जी फ्रेंड्स, पहले आंसर कर लें फिर. ओके जी. 11 सी बोल रहे हैं. ए फैक्ट्री, बी है. चलिए ठीक है, अभी होल्ड करते हैं. नंबर 12 सी है. टीचिंग रूम्स है. बी लगाया है. रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है, इसको भी होल्ड करते हैं. नंबर 13 सी है. ए है. चलो इसको भी होल्ड करते हैं. एंड व्हाट अबाउट 14? सर इसका बैग सी, ठीक है, सर्दी है तो मॉर्निंग आप क्या कह रही हैं? बी है. सी. ठीक है, क्योंकि हमारा तजाद है बहुत ज्यादा आपस में, तो हम सारे होल्ड करते हैं. ठीक है, इसको सुनते हैं और फिर हल करते हैं. फैक्चुअल चलते हैं थोड़ा सा. ठीक है, आई एम गोना क्लियर द स्क्रीन, वी गोना लिसन अगेन एंड आई एम गोना पॉज द टेप एंड हम इसको वन बाय वन करते हैं. ठीक है, अब आपने इस प्रैक्टिस को अच्छे से समझना है कि अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपके आंसर्स ठीक हैं गलत अपनी जगह पे, इम्प्रूव कैसे करें, इम्प्रूविंग की बात करने लगे. ठीक है, री लिसन करते हैं. you hear the rest of the talk, And it's your चलिए जी. now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone, and welcome to the Museum of Farming Life. I understand it's your first visit here, so I'd like to give you some background information about the museum and then explain a little about what you can see during your visit. So, where we're standing at the moment is the entrance to a large building that was constructed in 1880. ओके जी, हमारा पहला कीवर्ड आ गया लार्ज बिल्डिंग. हमने भी देखा था कि म्यूजियम की बात हो रही है, तो वो म्यूजियम का वर्ड तो पहले बोल चुकी है. तो म्यूजियम और बिल्डिंग एक्चुअली इसने दो ट्रांजिशंस दी हैं. ठीक है, एंड उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि जहाँ पे हम आज खड़े हैं उसकी बात करते हैं. तो नाउ वी नो कि अब इसकी बात हो रही है. एक जनरल इंट्रो तो आ गया हमारे पास. अब उसने कंस्ट्रक्शन की बात की है. As the home of a local businessman, Farming Life. I understand it's your first visit here, so I'd like to give you some background information about the museum and then explain a little about what you can see during your visit. So, where we're standing at the moment is the entrance to a large building that was constructed in 1880 as the home of a local businessman, Alfred Palmer. हाँ जी, तो जब बिल्डिंग बनी थी पहली दफा, तो वो एक्चुअली लोकल बिजनेस का प्राइवेट होम था. क्लियर भी सुनाई दी है. इसका मतलब है कि उन्होंने जो बात है वो एक्चुअली ऑप्शन बी से स्टार्ट की है. ठीक है, अब वो बिजनेसमैन था तो बिजनेस को तो उन्होंने नहीं बताया, नाम बता दिया है और उसका होम की बात कर. इसको हम होल्ड कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि जब आंसर मिल जाए तो आपने बाकी की टेप पे फोकस नहीं करना. कई बार वो ऑप्शन चेंज भी कर देते हैं किसी वजह से, मगर अभी फिलहाल तो यही आंसर लगा. आगे सुनते हैं. Of the Palmer Biscuit Factory.
अब वो ओनर किस चीज का था या उसका बिजनेस किस चीज का था? बिस्किट्स का। तो अब फैक्ट्री का वर्ड आ तो गया है, मगर क्या जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री थी? नो। वो जो ओनर था उसका बिजनेस फैक्ट्री का था। तो इट मीन्स फैक्ट्री का वर्ड बोला जरूर है, मगर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो फैक्ट्री का वर्ड है वो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है। ये था कि ये बिल्डिंग जिसमें हम हैं, ये क्या था? फैक्ट्री तो पता नहीं कहीं और होगी। आगे। It was later sold and became a hall of residence for students in लेटर सोल्ड एंड बिकम द हॉल ऑफ रेजिडेंस। तो ये जब सेल हो गई तो फिर जिसने भी खरीदा था उसने इसको कन्वर्ट कर दिया एक काइंड ऑफ पब्लिक रेजिडेंस के तौर। क्योंकि बना तो वो घर ही था, तो उन्होंने सोचा इसको एज अ रिहाइश के लिए यूज करते हैं, मगर है कि बेहतर है कि पब्लिक कर देते हैं। अब तीनों बोले हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि बी और सी में जरा कंपेयरिंग करना मुश्किल हो सकता है, तो रहने की जगह, मगर क्वेश्चन तो हमारा सेट हुआ था कि बिल्डिंग ओरिजिनली क्या है। तो अब क्लियर हो गया, आंसर इज बी। अब जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, फैक्ट्री, होम, हॉल ऑफ रेजिडेंस, उन्होंने एज इट इज ही बोल दी है। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं था, अभी तो उससे पैराफ्रेजिंग नहीं की है, बट उसने क्लियरली मेंशन किया है कि बिल्डिंग एक्चुअली क्यों बनी थी। अब इसकी ट्रिक क्या है? अगर आपने इसके कीवर्ड्स क्वेश्चन के अच्छे से मार्क कर लिए हैं, और टेप को जब आप सुन रहे हैं, आपने हमेशा टेप को क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सुनना है, ना कि सिर्फ टेप को सुनना है। सिर्फ टेप पे फोकस करेंगे तो तीनों ऑप्शंस ठीक लगेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक सुनना है कि क्वेश्चन के मुताबिक टेप क्या बोल रही है, देन यू विल फाइंड द वन आंसर। अब आपने ट्रांजिशन पे गौर करना है। ये वाला क्लियर हो गया सबको? अब आपने देखना है कि 12 पे कब गए। 1911 and a museum in 1951. In 2005, a modern extension was built to accommodate the museum's collections. The museum's owned by the university. अब ट्रांजिशन हुई। वो जो एक्स्ट्रा दो तीन बातें बोलनी है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड। अब हमें पता लग गया कि दे हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप टेप के साथ साथ चल रहे हैं, आपको सुनाई देगा कि इस वक्त टेप कहाँ पे है। आपको पता नहीं कि बुलेट कौन सा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ये वही टेक्निक है जो वो कैब मैचिंग किया है कि क्या बोला कहाँ लिखा है, क्या बोला कहाँ लिखा है। अब ट्रांजिशन आ गई। And apart from two rooms that are our offices, the अपार्ट फ्रॉम टू रूम्स दैट आर आर ऑफिसेस। अब ऑफिसेस की बात की तो ये वाला बात आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन। university uses the main part of the building. You may see students going into the building for lessons, but it's not मेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर लेसन्स। लेसन्स का मतलब है टीचिंग रूम्स। अब ये पैराफ्रेज्ड, ये उन्होंने दूसरा बोला। अब ये जो है जिसकी हम बात सुन रहे, तो टूर करवा रहे हैं हमें, इनके पास भी दो कमरे हैं। यूनिवर्सिटी के पास पूरा का पूरा म्यूजियम है जो कि वो टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किस पे सेट हुआ हुआ है, जो टूर करवा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब है कि हमने वो पिक करना था कि यूनिवर्सिटी क्या यूज कर रही है। जो आपका टूर गाइड है, अगर इनकी बात करते तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में है सिर्फ, फिर इसका आंसर सी होना था। तो क्वेश्चन का फोकस है कि यूनिवर्सिटी क्या यूज कर रही है। तो आंसर तो हमारे पास आ गया, टीचिंग रूम्स। अभी आगे सुनते हैं। open to museum visitors, I'm afraid. मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने यही बताया है कि जो हिस्सा यूनिवर्सिटी यूज करती है ना म्यूजियम का, वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, उसमें आप जाके नहीं देख सकते। पब्लिक के लिए वही ओपन है जितना ये जो टूर गाइड्स वालों के पास हिस्सा अवेलेबल है म्यूजियम का। ठीक है, इस बात को सुनते हैं पूरा। It's a shame because it's in 1911 and a museum in 1951. In 2005, a modern extension was built to accommodate the museum's collections. The museum's owned by the university, and apart from two rooms that are our offices, the university uses the main part of the building. You may see students going into the building for lessons, but it's not open to museum visitors, I'm afraid. गुड। Yes. अगली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शन बी को एलिमिनेट करेगी। It's a shame
because the interior architectural features are outstanding, especially the room that used to be the library. अब लाइब्रेरी जो है वो यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है, मगर जिस रूम में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है उस रूम का आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त है, मगर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का पार्ट है उसको विजिटर्स विजिट नहीं कर सकते। इसके लिए उसने कहा था इट्स अ शेम। उर्दू में हम इसको ये कहेंगे यार बड़े अफसोस की बात है कि ये वाला हिसाब नहीं देख सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी क्या यूज कर रही है, यूनिवर्सिटीज यूजेस क्या, यूनिवर्सिटीज जो है मेनली वो बिल्डिंग को एज अ टीचिंग के लिए यूज कर रही है। सारी यूनिवर्सिटी पूरा म्यूजियम लाइब्रेरी तो नहीं बना हुआ, टीचिंग रूम्स है, लाइब्रेरी तो एक रूम है वहां पे। तो द यूनिवर्सिटी यूजेस पार्ट ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग एज टीचिंग रूम्स। वी गुड। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस, लाइब्रेरी वर्ड एज इट इज आ गया, मगर टीचिंग के लिए उन्होंने सिनोनिम यूज किया था लेसन्स का, मगर उन्होंने हमें सारे आंसर्स दिए सीक्वेंस में। अगेन सिंपल वोकैब मैच। हाँ जी, आर वी गुड। अब आपने ट्रांजिशन पे फोकस करना है, ये एंट्रेंस की कब बात होती है। Luckily, we've managed to keep entry to the museum free. हाँ जी, ट्रांजिशन हो गई। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एंट्रेंस उसने एंट्री बोल दिया, मगर ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, फ्री, ठीक है। तो अब फी की जगह उसने फ्री कर दिया, ये उसने पैराफ्रेज किया और ये वर्ड उसने ऑलमोस्ट आपको दे दिया। इसका मतलब है कि एंट्रेंस फ्री तो है ही नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो फी, इट्स ऑल फ्री। म्यूजियम की एंट्रेंस फ्री है, फ्री। यू गुड। अगर आपको ये फ्री नहीं सुनाई दे रहा तो फिर जब आप इसी टेप को सुनेंगे ना हेडफोन्स के साथ, वो ज्यादा क्लैरिटी करेगा, क्योंकि कई बार जब हम स्पीकर्स पे सुनते उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। सो नाउ वी नो कि ट्रांजिशन इज देयर। आगे सुनते हैं। This includes access to all the galleries, outdoor areas, and the rooms for special exhibitions. हाँ जी, कौन से ऑप्शन की बात हो रही है, ए बी और सी? सी की बात हुई है, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्पेशल एग्जीबिशंस का रेफरेंस आ गया। ऑप्शन में लिखा है कि द म्यूजियम चार्जेस एक्स्ट्रा, जबकि उसने बोला है कि फ्री है, खासतौर पे ये वाला एरिया। तो ये बताइए आंसर हो सकता है? क्योंकि ये तो बिल्कुल उलट इंफॉर्मेशन होगी, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सब ये बोला जरूर है मगर दिस कैन नॉट बी द आंसर, इंटायरली ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है। We run activities for children and students, such as the museum club, for which there is no charge. हाँ जी, किस ऑप्शन की बात हुई? बी की, क्योंकि इसमें चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स दोनों का जिक्र आ गया है और यहाँ पे लिखा है रिसीव अ डिस्काउंट, और टेप में क्या बोला उन्होंने? नो चार्ज। तो डिस्काउंट तो तब होगा ना जब कुछ चार्ज करेंगे, हम तो चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो डिस्काउंट तो खत्म हो गया है, तो फ्री हो गया, नो चार्ज। अब आपको इसका मतलब है उन्होंने फ्री का एक पैराफ्रेज भी दे दिया, फ्री मीन्स नो चार्ज। इसका मतलब बोला है मगर ये भी आंसर नहीं, स्ट्रेट पे कॉन्ट्राडिक्ट है। अब इनडायरेक्टली देखा तो आंसर तो हमारे पास आ गया, फिर भी सुनते हैं। We do have a donation box just over there, so feel free to give whatever amount you consider appropriate. डोनेशंस का मतलब ही होता है कि आप अपनी मर्जी से पे कर सकते हैं। विजिटर्स डिसाइड वेदर और नॉट दे विश टू पे। और डोनेशंस का ये भी मतलब नहीं होता कि देने ही देने हैं, नहीं देना तो भी आपकी मर्जी है, देना है तो कितना देना है तो भी आपकी मर्जी है। अग्री? वेदर और नॉट विश टू पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है डोनेशंस के साथ। हाँ जी, आर वी गुड? सिंपल वोकैब मैच। क्या कर रहे हैं? पॉज प्ले, पॉज एंड प्ले। नहीं समझ आता फिर वापस जाएं। ये जैसे मैं वर्क कर रहा हूं उसके ऊपर, ये काम आपने अगर कर लिया आपने अपने पेपर्स के ऊपर, तब आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आएगी। फिर आप किसी भी अनसीन टेस्ट को फर्स्ट गो के अंदर पिक करना शुरू कर दो। सो दैट इज एक्चुअली द रियल इंप्रूवमेंट टेक्निक, इंप्रूव कैसे करना है। ओके जी, लास्ट वाला रह गया। चलिए, मैं स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें उन्होंने बड़ा एक ट्रिक खेला है। पहली गो में उन्होंने कह दिया जी कोट्स और बैग्स छोड़ दें, आंसर तो एक लगाना है, ठीक है। लेट्स लिसन। We do have a cloakroom. ठीक है, ट्रांजिशन हमारी आ गई, वेरी क्लियर, क्लोक रूम, ठीक है।
if you'd like to leave your coats and bags somewhere. अब ये उनका बड़ा ट्रिक है, ये डिस्ट्रैक्टर था। उन्होंने कहा जी कोट्स एंड बैग्स, एंड वी नो के एमसीक्यूज में एज पर द इंस्ट्रक्शन एक ही ऑप्शन आंसर करना है, ठीक है। तब ये कोई अंदाजा नहीं लगाना है कि पहले कोट बोला है तो कोट आंसर होगा, या आप कहें यार बैग बाद में बोला तो बैग आंसर होगा, या आप ये कहें यार सारे क्वेश्चन में ए बी सी आ रहा है, सी नहीं अभी तक आया, मैं सी लगा देता हूँ, सी आंसर होगा इसका। ये सारे देसी जुगाड़ है एमी, ठीक है, सुनते हैं आगे क्या बात हो। Unlike other museums, photography is allowed here. हाँ जी, कैमरा लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? आमतौर पे म्यूजियम्स में फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, यहाँ पर उन्होंने कहा अलाउड है, तो इसका कैमरा तो आप ले जाइए, तो छोड़ के नहीं जाना क्लॉक रूम, ठीक है। जैसे आमतौर पे एग्जामिनेशन रूम्स में मोबाइल्स और डिजिटल क्लॉक्स लेके जाना अलाउड नहीं है। आप चाहे आइल्स का पेपर देने जाएं, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं, वो आमतौर पे आजकल आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्पेशली द मोबाइल्स एंड लाइक आपकी जो डिजिटल वॉचेज हैं, वो आपसे लेके तो आपको एक टोकन दे देते हैं कि ठीक है वापसी आप कलेक्ट कर लीजिएगा। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इसको सबमिट कर लेते हैं। So, ये ऑप्शन तो होगी आउट, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने कहा ये तो आप ले जाएं। So you might like to keep your cameras with you. You might be more comfortable not carrying around heavy rucksacks. Heavy rucksacks. Rucksacks means bags. So you will not be comfortable carrying heavy rucksacks. म्यूजियम आए हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वहां पे आपने देखना एग्जीबिशंस को, और भारी सामान उठाया हुआ, तो वो कह रही है आप शायद अच्छे तरीके से कंफर्टेबल वे में ना देख सकें, तो फिर क्या क्या छोड़ के जाना है? अब उसने आपको दोबारा से कहा कि यार बैग्स छोड़ जाएं, ये भी नहीं कहा कि छोड़ के जाएं, ऑप्शन दिया है कि छोड़ जाएंगे तो बेहतर है। Though keep your coats and jackets on as it's quite cold in the museum garden today. So keep your coats and jackets on. It's quite cold in the museum garden today. तो कोट ले लें, बैग छोड़ दें। तो ये उसने एडवाइस किया, अदरवाइज आप दोनों में से कुछ भी छोड़ सकते हैं, मगर हमने जाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या छोड़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन है कि एडवाइस क्या है, एडवाइस बैग्स पे। हाँ जी, एक एक वर्ड की ऑप्शन थी मगर उसने आपको घुमाया इसके अंदर, क्योंकि उसने वर्ड्स एज बोलने थे, और जहां पर ऑप्शंस लंबी होती हैं वो ज्यादा घुमाते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पैराफ्रेज करना होता है ना। दैट्स द थिंग वी नीड टू लर्न। इसका मतलब है कि जब सिंगल सिंगल ऑप्शन आएगी तो बी फोकस ऑन द ट्रिक, एंड व्हेन देयर आर लॉन्ग ऑप्शंस यू मेक श्योर दैट यू नो द वोकैबुलरी। हाँ जी, अब मुझे बताएं, आर वी गुड ऑन दिस वन? इज इट मेकिंग सेंस? क्या आपको ये समझ आ गया कि एमसीक्यूज जो ये वाले आते हैं कन्वेंशनल स्टाइल के, इसको इम्प्रूव कैसे करना? क्या आपको ये समझ आ गया कि वन वर्ड वाला आएगा तो क्या करना और लंबी स्टेटमेंट्स आएगी तो क्या करना है? ठीक है।